आज के अखबारों में जो सबसे जरूरी बातें हैं वो सब लेकर आए हैं हम आपके अपने चैनल सुन लो यूपीएससी पर। अब चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो या सरकारी वेबसाइट, हमने सब छान मारा है और लाए हैं सिर्फ वो बातें जो यूपीएससी एग्जाम के लिए वाकई काम आने वाली हैं। सो सिट बैक, रिलैक्स और सुनो वो एनालिसिस जो तुम्हारे मेंस और प्रीलिम्स दोनों में फर्क डाल देगा। यह है तुम्हारा डेली लर्निंग डोज, आसान जुबान में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। नमस्कार एस्पिरेंट्स और स्वागत है आपका सुन लो यूपीएससी पर। आज है 1 जनवरी साल 2026 और सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी इस नए साल का पहला दिन, और हम आपके लिए लेकर आए हैं पूरे दिन की सबसे महत्वपूर्ण खबरों का एक बेहद बेहद विस्तृत विश्लेषण। जी बिल्कुल, और आज का हमारा एजेंडा बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत बड़ा है। हम 7 महत्वपूर्ण विषयों पर गहराई से चर्चा करेंगे। 7 टॉपिक्स। हाँ, 7, जो पॉलिटी, इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशंस, साइंस एंड टेक, सोशल जस्टिस और इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़े हैं। मतलब लगभग सब कुछ कवर हो रहा है। सब कुछ। और इसके बाद हमेशा की तरह प्रीलिम्स के लिए कुछ जरूरी फैक्ट्स होंगे, मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा और आखिर में एक क्विज भी होगा जो अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करेगा। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन के साथ, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। और मुझे लगता है आज की सबसे बड़ी खबर यहीं से आ रही है। बिल्कुल सही, सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली खबर। केंद्र सरकार ने 4 लेबर कोड्स यानी कि श्रम संहिताओं के ड्राफ्ट रूल्स को प्री पब्लिकेशन के लिए अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया है। ये टॉपिक मतलब पिछले कई सालों से हम इसके बारे में सुन रहे हैं, चर्चा में था, और अब लगता है कि ये हकीकत बनने के बहुत करीब है। बहुत करीब। ये एक बहुत बड़ा, एक मॉन्यूमेंटल स्टेप है। श्रम मंत्रालय यानी लेबर मिनिस्ट्री ने जनता और सभी स्टेक होल्डर से इन ड्राफ्ट रूल्स पर फीडबैक मांगा है। अच्छा, तो फीडबैक के लिए भी ओपन किया है। जी हाँ, बिल्कुल। और इसके लिए 45 दिनों का समय दिया गया है, जो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है किसी भी कानून के नियम बनाने से पहले। 45 डेज। जी, सरकार का लक्ष्य ये है कि 1 अप्रैल 2026 1 अप्रैल 2026 जी से इन चारों कोड्स को पूरे देश में लागू कर दिया जाए। पूरे देश में एक साथ? हाँ, एक साथ। ये भारत के इंडस्ट्रियल लैंडस्केप में आप समझिए कि एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाला कदम है। इसकी गूंज दशकों तक सुनाई देगी। यूपीएससी के लिहाज से ये टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है, इस पे जितना जोर दिया जाए कम है। मतलब ये तो हर जगह फिट होता है। हर जगह। जीएस पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज और उनके इम्प्लीमेंटेशन से जुड़े जो मुद्दे हैं उसमें ये सीधा फिट होता है डायरेक्टली। फिर जीएस पेपर 3 में इंडियन इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट और लेबर रिफॉर्म्स के लिए तो ये कोर टॉपिक है। मतलब इसके बिना तो ये सेक्शन अधूरा है। और प्रीलिम्स में तो मुझे लगता है डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। बिल्कुल। प्रीलिम्स में तो इसके जो स्पेसिफिक प्रावधान है, जैसे गिग वर्कर की परिभाषा क्या है या वर्किंग आवर्स पर क्या कैप लगाया गया है, इनसे सीधे सीधे सवाल बन सकते हैं। तो मतलब इसे बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। एकदम। और इसे समझने के लिए सतह पर तैरने से काम नहीं चलेगा। हमें इसकी जड़ों तक जाना होगा, इसके बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा। तो चलिए जड़ों से ही शुरू करते हैं। इसका संवैधानिक ढांचा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में लेबर कहाँ आता है? बहुत अच्छा सवाल। सबसे पहले इसका संवैधानिक ढांचा। लेबर यानी श्रम हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची 7th शेड्यूल में कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची का विषय है। कॉन्करेंट लिस्ट? हाँ, एंट्रीज 22, 23 और 24 इसी से संबंधित हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में होने का मतलब है कि इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों के पास है। अच्छा, तो मतलब केंद्र ने कानून बना दिया पर राज्यों को भी अपना काम करना होगा। एग्जैक्टली। यही इसकी सबसे बड़ी चुनौती भी है। केंद्र के इन कोड्स को पास करने के बाद भी इन्हें असल में जमीन पर लागू करने के लिए राज्यों को भी अपने अपने नियम नोटिफाई करने होंगे। मतलब ये वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं है। ऐसा नहीं कि दिल्ली में जो बना वो सीधा तमिलनाडु में लागू हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। यही तो हमारे फेडरलिज्म की खूबसूरती भी है। और जैसा मैंने कहा, चुनौती भी। केंद्र एक नेशनल फ्रेमवर्क दे सकता है, एक नेशनल फ्लोर सेट कर सकता है, जैसे फ्लोर वेज के मामले में, जिस पर हम आगे बात करेंगे। हाँ। लेकिन राज्यों को अपनी स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल क्लाइमेट, अपनी राजनीतिक सच्चाइयों और अपनी वर्कफोर्स की जरूरतों के हिसाब से नियमों को फाइन ट्यून करने की आजादी होगी। तो यहाँ पे सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी हो जाएगा। बहुत ज्यादा। उसके बिना ये रिफॉर्म सफल नहीं हो सकता। और इसका एक ऐतिहासिक सफर भी रहा है। मतलब ये रिफॉर्म अचानक से तो नहीं आया है, इसकी बात काफी समय से चल रही थी, है ना? सही पकड़ा आपने। ये कोई ओवरनाइट डेवलपमेंट नहीं है।
इसकी नींव आप समझिए सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर ने 2002 में ही रख दी थी। 2002 में? जी, 2002 में, जिसकी अध्यक्षता श्री रविंद्र वर्मा ने की थी। उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ कहा था कि भारत का जो श्रम कानून का ढांचा है वो बहुत ज्यादा जटिल, बहुत पुराना और बिखरा हुआ है। आर्केक एंड कॉम्प्लेक्स। एब्सोल्युटली। उन्होंने ही सिफारिश की थी कि देश के लगभग 44 केंद्रीय श्रम कानूनों को कंसोलिडेट यानी एकीकृत करके 4 या 5 ब्रॉड कोड्स में बदल देना चाहिए। 2002 से 2020 तक, बाप रे, मतलब इस सिफारिश को कानून बनने में लगभग 18 साल लग गए। हाँ, और इसी से आप समझ सकती हैं कि लेबर रिफॉर्म्स कितने पॉलिटिकली सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स होते हैं। सही बात है। 2002 की सिफारिश के बाद कई सरकारों ने कोशिश की, यूपीए ने भी, एनडीए 1 ने भी, लेकिन ट्रेड यूनियंस, इंडस्ट्री बॉडीज और राजनीतिक दलों के बीच वो जो कहते हैं ना कंसेंसस, वो बनाना बहुत मुश्किल था। हाँ, सबकी अपनी अपनी मांगें होती हैं। आखिरकार 2019 और 2020 के बीच संसद ने 29 पुराने केंद्रीय श्रम कानूनों को मिलाकर ये चार कोड्स बनाए। 29 कानूनों को 4 में समेट दिया। जी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से कुछ कानून तो कॉलोनियल एरा के थे, जैसे ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 का कानून। हाँ, और कुछ आज़ादी के तुरंत बाद बने थे, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट 1948 और मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। ये कानून उस जमाने के लिए ठीक थे, लेकिन आज की गिग इकोनॉमी और सर्विस लेड ग्रोथ की सच्चाइयों से बिल्कुल मेल नहीं खाते थे। बिल्कुल, दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। तो चलिए अब इन चारों कोड्स का एक एक करके जाके बोले पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहला है कोड ऑन वेजेस 2019। इसकी सबसे क्रांतिकारी बात क्या है? इसकी सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात है मिनिमम वेज, यानी न्यूनतम मजदूरी का यूनिवर्सलाइजेशन। मतलब सबके लिए। हाँ, सबके लिए। पहले मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के तहत न्यूनतम मजदूरी के कानून सिर्फ कुछ शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स पर ही लागू होते थे। शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि सरकार एक लिस्ट बनाती थी कि किन किन कामों में मिनिमम वेज देना अनिवार्य है, जैसे बीड़ी बनाना या कंस्ट्रक्शन का काम। अच्छा, तो जो काम लिस्ट में नहीं है उन्हें मिनिमम वेज नहीं मिलेगा। कानूनी तौर पर अनिवार्य नहीं था। इसका नतीजा ये था कि देश की वर्कफोर्स का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा इसके दायरे से बाहर था। बाप रे। लेकिन अब कोड ऑन वेजेस 2019 के तहत ये ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों सेक्टर के सभी कर्मचारियों पर लागू होगा। दोनों पर? ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड? जी, दोनों पर। मतलब चाहे कोई बड़ी मल्टीनेशनल फैक्ट्री में काम करे या किसी छोटी दुकान में या किसी के घर में डोमेस्टिक हेल्प का काम करे, उसे न्यूनतम मजदूरी पाने का कानूनी हक होगा। ये राइट टू लाइवलीहुड को सब्सटेंस देता है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है, लेकिन इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, फ्लोर वेज का। ये मिनिमम वेज से कैसे अलग है? ये एक ब्रिलियंट क्वेश्चन है और यहीं पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का प्रिंसिपल काम करता है। फ्लोर वेज केंद्र सरकार द्वारा तय की गई एक नेशनल बेसलाइन वेज होगी। नेशनल बेसलाइन? जी। इसे तय करते समय सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड एक मजदूर और उसके परिवार की न्यूनतम जीवन स्तर की जरूरतों का ध्यान रखेगी, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य। अच्छा, तो ये एक तरह का सेफ्टी नेट है। बिल्कुल। इसकी खास बात यह है कि कोई भी राज्य सरकार अपने यहाँ मिनिमम वेज इस नेशनल फ्लोर वेज से कम तय नहीं कर सकती। कम नहीं कर सकती? नहीं, हाँ, उससे ज्यादा कर सकती है और करना भी चाहिए। तो इससे जो राज्यों के बीच इतनी असमानता है वो कम होगी? बिल्कुल। इससे देश में मजदूरी की जो भयंकर क्षेत्रीय असमानताएं हैं, जैसे केरल में मिनिमम वेज बिहार से कई गुना ज्यादा है, उसे कम करने में मदद मिलेगी। एक नेशनल स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा। समझ गए। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे कोड की, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020। ये शायद सबसे ज्यादा विवादास्पद रहा है ना? जी हाँ, क्योंकि ये सीधे सीधे हायरिंग, फायरिंग और ट्रेड यूनियंस के अधिकारों से जुड़ा है। इस पर सबसे ज्यादा बहस हुई है। अच्छा। इस कोड में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के तरीकों में बदलाव किया गया है, रीस्किलिंग फंड का कॉन्सेप्ट लाया गया है, लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद बदलाव है स्टैंडिंग ऑर्डर्स की एप्लीकेबिलिटी की थ्रेशोल्ड को बढ़ाना। स्टैंडिंग ऑर्डर्स, ये क्या होते हैं? स्टैंडिंग ऑर्डर्स वो नियम होते हैं जो किसी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में, मतलब किसी फैक्ट्री या कंपनी में, कर्मचारियों के कंडक्ट, क्लासिफिकेशन, वर्किंग आवर्स, अटेंडेंस, डिसिप्लिनरी एक्शन, टर्मिनेशन, इन सब चीजों को गवर्न करते हैं। एक तरह से ये उस कंपनी का सर्विस रूल बुक होता है। अच्छा,
तो इसमें बदलाव क्या हुआ है? एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 के तहत 100 या उससे ज्यादा कर्मचारियों वाली सभी कंपनियों के लिए ये अनिवार्य था कि वे सरकार से अपने स्टैंडिंग ऑर्डर्स को सर्टिफाई कराएं। तो सरकार उसे चेक करती थी कि वो फेयर है या नहीं? बिल्कुल, ताकि कंपनियां मनमाने नियम ना बना सकें। अब इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 में इस सीमा को बढ़ाकर 300 कर्मचारी कर दिया गया है। 1 मिनट, 100 से सीधा 300? जी, 100 से 300। इसका मतलब तो ये हुआ कि 300 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियां अब बिना सरकार से पूछे अपनी मर्जी से हायरिंग और फायरिंग के नियम बना सकेंगी। हाँ, इससे तो हायर एंड फायर की संस्कृति को सीधा बढ़ावा मिलेगा और जॉब सिक्योरिटी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है। आपने बिल्कुल सही चिंता जताई है। यही ट्रेड यूनियंस और आलोचकों का सबसे बड़ा तर्क है। उनका कहना है कि भारत में ज्यादातर कंपनियां इसी कैटेगरी में आती हैं, 300 से कम वाली। सही बात है, एमएसएमईज तो सारी इसी में है। बिल्कुल, और अब उनके कर्मचारियों के पास जॉब सिक्योरिटी के नाम पर कोई कानूनी सुरक्षा नहीं बचेगी। दूसरी तरफ हाँ, सरकार का क्या तर्क है? सरकार और उद्योग जगत का तर्क है कि इससे कंपनियों को फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। वे बिजनेस साइकिल्स के हिसाब से अपनी वर्कफोर्स को एडजस्ट कर पाएंगी। मतलब जब डिमांड ज्यादा हो तो ज्यादा हायर करें, जब कम हो तो फायर कर दे। जी। उनका मानना है कि इससे कंपनियां ज्यादा लोगों को फॉर्मल सेक्टर में हायर करने के लिए प्रोत्साहित होंगी, बजाय कॉन्ट्रैक्ट लेबर पर निर्भर रहने के। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक की कंपोनेंट है। ये तो टू साइडेड कॉइन है। ठीक है, अब तीसरा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा है, जो हमारे डीपीएसपी का भी हिस्सा है। जी, और ये एक यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी नेट यानी सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन इसकी सबसे ऐतिहासिक, सबसे रेवोल्यूशनरी बात यह है कि पहली बार गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को कानूनी तौर पर सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाया गया है। गिग वर्कर्स, ज़ोमैटो, स्विगी, उबर वाले? बिल्कुल, ये वो लोग हैं जो ज़ोमैटो, स्विगी, उबर, ओला जैसी एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स के लिए काम करते हैं। अब तक ये किसी भी श्रम कानून के दायरे में नहीं आते थे। क्यों? क्योंकि इनका ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होता। कंपनियां कहती थीं कि ये हमारे एम्प्लॉय नहीं, पार्टनर्स हैं, तो इन पर कोई कानून लागू नहीं होता था। ये कोड इन्हें कानूनी परिभाषा देता है और इनके लिए एक सोशल सिक्योरिटी फंड बनाने का प्रावधान करता है। एक सोशल सिक्योरिटी फंड, ये काम कैसे करेगा? पैसा कहाँ से आएगा? ये बहुत इंटरेस्टिंग मॉडल है। इस फंड में केंद्र सरकार कंट्रीब्यूट करेगी, राज्य सरकारें कंट्रीब्यूट करेंगी और सबसे महत्वपूर्ण एग्रीगेटर्स यानी ज़ोमैटो और उबर जैसी कंपनियां वो कंट्रीब्यूट करेंगी। अच्छा, तो अब उनकी भी जिम्मेदारी तय की गई है। हाँ, प्रस्ताव है कि एग्रीगेटर्स अपने एनुअल टर्नओवर का 1 से 2% इस फंड में जमा करेंगे। 1 to 2% ऑफ देयर टर्नओवर? जी, और इस पैसे का इस्तेमाल गिग वर्कर्स को डिसेबिलिटी कवर, हेल्थ एंड मैटरनिटी बेनिफिट्स, ओल्ड एज प्रोटेक्शन जैसी सुविधाएं देने के लिए किया जाएगा। ये 21वीं सदी की डिजिटल इकोनॉमी के लिए एक नया वेलफेयर मॉडल बनाने की कोशिश है। ये तो वाकई शानदार है। और चौथा और आखिरी कोड है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। ये कोड 13 पुराने कानूनों जैसे फैक्ट्रीज एक्ट, माइंस एक्ट, डॉक वर्कर्स एक्ट को एक में मिलाता है। 13 कानूनों को एक में? हाँ, इसका उद्देश्य काम करने की जगहों पर सुरक्षा मानकों, स्वास्थ्य सुविधाओं और वर्किंग कंडीशंस को रैशनलाइज और स्टैंडर्डाइज करना है। इसमें कुछ खास है? हाँ, इसमें इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स यानी अंतर्राज्य प्रवासी श्रमिकों के संरक्षण के लिए खास प्रावधान है। अच्छा। जैसे उन्हें साल में एक बार घर जाने के लिए एम्प्लॉयर द्वारा जर्नी अलाउंस देना। अच्छा जी, कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान हमने प्रवासी श्रमिकों की जो दुर्दशा देखी थी, ये कोड उस समस्या को एड्रेस करने की एक कोशिश करता है। ये तो बहुत जरूरी था। आपने गिग वर्कर की परिभाषा का जिक्र किया। यूपीएससी के लिए ये टर्म्स बहुत जरूरी हैं। क्या आप सोशल सिक्योरिटी कोड में दी गई परिभाषा को शब्दशः बता सकते हैं? जरूर, एस्पिरेंट्स को इसे नोट कर लेना चाहिए। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के सेक्शन 235 में गिग वर्कर की परिभाषा दी गई है। A person who performs work or participates in a work arrangement and earns from such activities outside of traditional employer-employee relationship. Outside of traditional employer-employee relationship. ये की फ्रेज है। बिल्कुल, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो पारंपरिक मालिक कर्मचारी के रिश्ते से बाहर काम करता है या किसी वर्क अरेंजमेंट में हिस्सा लेता है और उससे कमाता है, जैसे ज़ोमैटो का डिलीवरी पार्टनर या अर्बन कंपनी का प्लम्बर,
वो एम्प्लॉय नहीं है बल्कि पार्टनर है। ये परिभाषा इस नए वर्किंग मॉडल को कानूनी मान्यता देती है। बिल्कुल साफ हो गया। चलिए अब कुछ की फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो प्रीलिम्स के लिए सीधे सीधे इंपॉर्टेंट है। फीडबैक के लिए विंडो है 45 डेज। 45 दिन की। जी, 45 डेज। टारगेटेड इम्प्लीमेंटेशन डेट है 1 अप्रैल 2026। वर्किंग आवर्स पे क्या नियम है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। 4 डे वर्क वीक की बात भी चल रही थी। हाँ, ये यहीं से आया है। ड्राफ्ट रूल्स के मुताबिक एक हफ्ते में अधिकतम 48 घंटे काम लिया जा सकता है। एक हफ्ते में 48 घंटे? जी, ये डेली आवर्स पर कोई लिमिट नहीं लगाता, ये वीकली लिमिट लगाता है। इसका मतलब है कि कंपनियां चाहें तो 4 दिन 12-12 घंटे काम कराकर 3 दिन की छुट्टी दे सकती हैं। अच्छा, तो 12 गुणा 4, 48 घंटे। बिल्कुल। या 5 दिन लगभग 9.6 घंटे काम करा सकती हैं, या 6 दिन 8-8 घंटे काम करा सकती हैं, जब तक कि वीकली लिमिट 48 घंटे क्रॉस ना हो। ये फ्लेक्सिबिलिटी कंपनियों को दी गई है। महिलाओं की नाइट शिफ्ट्स को लेकर भी एक बड़ा बदलाव है जिस पर अक्सर डिबेट होती है। जी हाँ, OSH कोड के तहत अब महिलाओं को रात की पाली यानी शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच काम करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते कुछ शर्तें पूरी हों। क्या शर्त है? पहली और सबसे जरूरी, महिला की लिखित सहमति जरूरी है, उसे फोर्स नहीं किया जा सकता। रिटन कंसेंट। जी। और दूसरी, नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर को उनकी सुरक्षा, काम की जगह पर पर्याप्त लाइटिंग, इमरजेंसी सर्विसेज और घर से पिकअप एंड ड्रॉप के लिए सुरक्षित परिवहन की गारंटी देनी होगी। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एम्प्लॉयर पर। बिल्कुल, ये जेंडर इक्वालिटी की दिशा में एक बड़ा कदम है, लेकिन इसका जमीनी इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। सही बात है। एक और महत्वपूर्ण बदलाव ग्रेचुइटी को लेकर है, खासकर फिक्स टर्म एम्प्लॉयज के लिए। हाँ, ये एक बहुत बड़ा एम्प्लॉय फ्रेंडली कदम है। पहले ग्रेचुइटी पाने के लिए किसी भी कर्मचारी को एक ही एम्प्लॉयर के साथ लगातार 5 साल काम करना जरूरी था। 5 साल? जी, 5 years कंटिन्यूस सर्विस। लेकिन फिक्स टर्म एम्प्लॉयज यानी जो एक निश्चित अवधि के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, उनके लिए ये नियम अनफेयर था, क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट्स अक्सर 1 या 2 साल के होते थे, तो वो कभी ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल ही नहीं हो पाते थे। हाँ, ये तो गलत था। अब OSH कोड में प्रावधान है कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयज को प्रो राटा बेसिस पर ग्रेचुइटी मिलेगी, चाहे उन्होंने 1 साल ही काम क्यों ना किया हो। ये तो बहुत अच्छी खबर है। बहुत अच्छी। ये तो हुई प्रीलिम्स की बात। अब मेंस के लिए इसका मल्टी डिमेंशनल एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले इसका आर्थिक आयाम क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अलावा और क्या? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो सबसे बड़ा पॉइंट है ही। सोचिए, जहां पहले कंपनियों को 29 अलग अलग कानूनों और उनके हजारों कंप्लायंसेस से जूझना पड़ता था, अब उन्हें सिर्फ 4 कोड्स को फॉलो करना है। सिंगल रजिस्ट्रेशन, सिंगल लाइसेंस और सिंगल रिटर्न फाइलिंग। मतलब ब्यूरोक्रेसी कम होगी। ब्यूरोक्रेसी कम होगी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट घटेगी, करप्शन कम होगा, और ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को एक बड़ा बूस्ट देगा। लेकिन इससे भी ज्यादा गहरा आर्थिक प्रभाव फॉर्मलाइजेशन पर पड़ेगा, खासकर वेजेस की नई परिभाषा से। हाँ, ये 50% ऑफ CTC वाला नियम। हाँ, ये सुनने में टेक्निकल लगता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। जरा इसे और सरल शब्दों में समझाइए। बिल्कुल, ये एक बहुत ही क्लेवर प्रोविजन है। पहले कई कंपनियां क्या करती थीं कि वो एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप में बेसिक पे बहुत कम दिखाती थी, मान लीजिए 20-30%। अच्छा। और बाकी का 70-80% पैसा स्पेशल अलाउंस, परफॉर्मेंस अलाउंस, कन्वेयंस अलाउंस जैसे कई अलाउंसेस में डाल देती थी। ऐसा क्यों करती थी? क्योंकि प्रोविडेंट फंड और ESI जैसे सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस बेसिक पे पर कटते हैं, तो कम बेसिक पे का मतलब था कंपनी का कम कॉन्ट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय की कम सोशल सिक्योरिटी। ओह, ये तो एक लूपहोल था। बिल्कुल। अब कोड ऑन वेजेस कहता है कि आपके अलाउंसेस कुल सैलरी CTC के 50% से ज्यादा नहीं हो सकते। इसका मतलब बेसिक पे प्लस DA प्लस रिटेनिंग अलाउंस को मिलाकर कम से कम 50% होना ही पड़ेगा। तो इसका नतीजा ये होगा कि बेसिक पे बढ़ेगी, और बेसिक पे बढ़ेगी तो PF कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा। एग्जैक्टली। इससे कर्मचारी का सोशल सिक्योरिटी कवर मजबूत होगा, रिटायरमेंट सेविंग्स बढ़ेंगी और अर्थव्यवस्था में फॉर्मलाइजेशन बढ़ेगा। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू भी है जिस पर हम बाद में आएंगे। ठीक है, अब इसके सामाजिक आयाम को देखते हैं। गिग इकोनॉमी का इंक्लूजन, इसे आप भारत के सोशल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में कितना बड़ा माइलस्टोन मानती हैं? मैं इसे एक लैंडमार्क स्टेप मानता हूँ, एक ऐतिहासिक कदम। भारत में आज एक अनुमान के मुताबिक 1.5 करोड़ लोग गिग इकोनॉमी का हिस्सा हैं और 2030 तक ये संख्या कई गुना बढ़ने वाली है। 1.5 करोड़? जी। और ये लोग अब तक लेबर लॉज के नो मैन्स लैंड में थे,
मतलब इन पर कोई कानून लागू नहीं होता था, उन्हें कोई मिनिमम वेज, वर्किंग आवर लिमिट या सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती थी। सही बात है। इन कोड्स में ना सिर्फ उन्हें कानूनी मान्यता दी गई है, बल्कि उनके लिए एक फंड बनाने की बात कही गई है। ये दिखाता है कि हमारा कानून टेक्नोलॉजी और बदलते वर्क मॉडल्स के साथ इवॉल्व हो रहा है। और जेंडर जस्टिस के लिहाज से नाइट शिफ्ट की अनुमति देना, इसके क्या लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं? निश्चित रूप से इसके बहुत पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। महिलाओं पर नाइट शिफ्ट से रोक हटाना, सुरक्षा की गारंटी के साथ संविधान के आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स जी और आर्टिकल 16 यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की भावना को मजबूत करता है। भारत का फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट तो वैसे भी बहुत कम है। बहुत कम, दुनिया में सबसे कम में से एक है, लगभग 25-30%। इसका एक बड़ा कारण था सेफ वर्किंग कंडीशंस की कमी और नाइट शिफ्ट जैसे रेस्ट्रिक्शंस। अगर ये नियम सही से लागू होता है तो ये बीपीओ, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, हॉस्पिटैलिटी जैसे सेक्टर्स में महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलेगा और एलएफपीआर को बढ़ाने में मदद कर सकता है। प्रशासनिक आयाम पर आते हैं। आपने इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर की बात की, क्या ये सिर्फ नाम का बदलाव है या इससे जमीनी हकीकत बदलेगी? नहीं, ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है, ये फिलॉसफी में एक फंडामेंटल शिफ्ट है। इंस्पेक्टर राज का जो कॉन्सेप्ट था वो कॉलोनियल माइंडसेट से आया था, जहां सरकार इंडस्ट्री को शक की नजर से देखती थी। अच्छा। और इंस्पेक्टर का काम होता था गलतियां पकड़कर सजा देना, फाइन लगाना। इससे भ्रष्टाचार और उत्पीड़न को बढ़ावा मिलता था। हाँ, ये तो सुना है। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का कॉन्सेप्ट मानता है कि ज्यादातर एम्प्लॉयर्स कानून का पालन करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें गाइडेंस की जरूरत है। तो अब इंस्पेक्टर का काम सिर्फ ऑडिट करना नहीं, बल्कि कंपनियों को कानूनों का पालन करने में मदद करना और सलाह देना भी होगा। तो पुलिस से फ्रेंड वाली बात हो गई एक तरह से। और साथ ही इंस्पेक्शंस अब रैंडमली नहीं, बल्कि वेब बेस्ड सिस्टम के जरिए ट्रांसपेरेंट तरीके से होंगे। हर बड़े रिफॉर्म की तरह इसके भी पक्ष और विपक्ष में मजबूत तर्क होंगे। विपक्ष की सबसे बड़ी आलोचना क्या है? टेक होम पे का कम होना। हाँ, ये सबसे पहली और तात्कालिक चिंता है। जैसा हमने 50% वेज रूल पर चर्चा की, जब बेसिक पे बढ़ेगी तो कर्मचारी का पीएफ कंट्रीब्यूशन, जो बेसिक का 12% होता है, वो भी बढ़ेगा। हाँ। पीएफ कंट्रीब्यूशन बढ़ने का मतलब है कि उसकी इन हैंड सैलरी यानी टेक होम पे कम हो जाएगी। अच्छा, तो लॉन्ग टर्म सेविंग बढ़ेगी पर मंथली सैलरी घट जाएगी। बिल्कुल। हालांकि लॉन्ग टर्म में उसकी रिटायरमेंट सेविंग्स बढ़ रही हैं, शॉर्ट टर्म में उसकी डिस्पोजेबल इनकम कम होगी। इसका असर कंजम्पशन यानी बाजार में मांग पर भी पड़ सकता है। और वर्कर राइट्स के डाइल्यूशन का जो आरोप है, खासकर 300 वाली लिमिट पर, वो कितना गंभीर है? ये इस रिफॉर्म का सबसे कंटेंशियस, सबसे विवादास्पद पॉइंट है। ट्रेड यूनियंस का मुख्य तर्क यही है कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड में स्टैंडिंग ऑर्डर्स की सीमा 100 से 300 करना। और रिट्रेंचमेंट के लिए भी है ना? जी, और साथ ही रिट्रेंचमेंट यानी छटनी और क्लोजर के लिए भी गवर्नमेंट परमिशन की लिमिट को 100 से 300 करना दरअसल वर्कर राइट्स को डाइल्यूट करता है। उनका डर क्या है? उनका कहना है कि इससे कंपनियों के लिए हायर एंड फायर करना बहुत आसान हो जाएगा, जिससे जॉब सिक्योरिटी घटेगी और कर्मचारियों की बार्गेनिंग पावर कमजोर होगी। एक और चिंता स्टेट डिस्क्रेशन को लेकर है। अगर हर राज्य ने अपने अपने हिसाब से नियम बना लिए तो क्या इससे एक रेस टू द बॉटम शुरू नहीं हो जाएगी? ये एक बहुत वैलिड कंसर्न है। मतलब जहां राज्य इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए लेबर लॉज को ज्यादा से ज्यादा डाइल्यूट करेंगे। बिल्कुल, ये एक बहुत प्रैक्टिकल चैलेंज भी है। चूंकि लेबर कॉन्करेंट लिस्ट में है, राज्यों को नियम बनाने का अधिकार है। अगर राज्यों के नियम केंद्र के ड्राफ्ट रूल्स की आत्मा से बहुत अलग हुए तो देश में कानूनों का फ्रेगमेंटेशन हो सकता है। मतलब एक ही कंपनी की अलग अलग राज्यों की यूनिट्स में अलग अलग नियम लागू होंगे। हाँ, और ये वन नेशन वन मार्केट और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्य को कमजोर कर सकता है। इसलिए जीएसटी काउंसिल की तरह ही एक मैकेनिज्म की जरूरत है जो सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन को इंश्योर करे। तो कुल मिलाके इसका निचोड़ क्या है और आगे की राह क्या होनी चाहिए? देखिए, ये एक बहुत बड़ा और जरूरी रिफॉर्म है, इसमें कोई शक नहीं है। ये भारत के आर्काइक लेबर लॉज को 21वीं सदी में ला रहा है, लेकिन इसकी सफलता पूरी तरह से इसके इम्प्लीमेंटेशन पर निर्भर करेगी। सही इम्प्लीमेंटेशन। जी, शॉर्ट टर्म में कंपनियों को अपने एचआर और पेरोल सिस्टम्स को ओवरहॉल करना होगा और ट्रेड यूनियंस का विरोध देखने को मिल सकता है। मीडियम टर्म में गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी का फायदा मिलना शुरू होगा और लॉन्ग टर्म में उम्मीद है कि इससे एक ज्यादा फ्लेक्सिबल और फॉर्मल लेबर मार्केट बनेगा जो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगा।
और वे फॉरवर्ड। आगे की राह यही है कि सरकार इस 45 दिन के फीडबैक विंडो का सही इस्तेमाल करे, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ जेन्युइन कंसल्टेशन करें, राज्यों के साथ कंसेंसस बनाएं और कर्मचारियों को उनके नए अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए बड़े पैमाने पर अवेयरनेस कैंपेन्स चलाएं। चलिए पॉलिटी एंड गवर्नेंस में अपने दूसरे टॉपिक पर चलते हैं, और ये हमारे लोकतंत्र की बुनियाद यानी फ्री एंड फेयर इलेक्शन से जुड़ा एक बेहद बेहद गंभीर मुद्दा है। द हिंदू में आज एक एडिटोरियल छपा है जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया की तीखी आलोचना की गई है। जी, और ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। प्रोविजनल डेटा के अनुसार सिर्फ 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 6.5 करोड़ से ज्यादा नाम इलेक्टोरल रोल्स यानी मतदाता सूचियों से हटा दिए गए हैं। 6.5 करोड़, ये तो कई देशों की आबादी से ज्यादा है। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में अकेले 2.89 करोड़, तमिलनाडु में 97 लाख और गुजरात में 73.7 लाख नाम हटाए गए हैं। ये संख्या इतनी बड़ी है कि इसे सामान्य प्रक्रिया नहीं कहा जा सकता। और पश्चिम बंगाल में तो इस पर काफी हंगामा भी हुआ, जिसके बाद ECI को अपना फैसला बदलना पड़ा। हाँ, पश्चिम बंगाल में बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को वेरिफिकेशन के लिए दूर दराज के केंद्रों पर सुनवाई के लिए बुलाए जाने पर जब राजनीतिक दलों और सिविल सोसाइटी ने हंगामा किया तो ECI को पीछे हटना पड़ा और घर घर जाकर वेरिफिकेशन का आदेश देना पड़ा। ये तो ECI की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाता है। बिल्कुल। ये एडिटोरियल इस पूरी प्रक्रिया को डिसेंट इनटू फार्स यानी एक तमाशे में बदलना कह रहा है और ECI की क्रेडिबिलिटी पर गंभीर सवाल उठा रहा है। UPSC के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर GS पेपर 2 के लिए, जहां ECI की शक्तियां, कार्य और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के प्रावधान पूछे जाते हैं। बिल्कुल। इसका संवैधानिक ढांचा देखें तो आर्टिकल 324 के तहत ECI को चुनावों के सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल की पूरी शक्ति प्राप्त है। ये एक बहुत पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और कानूनी ढांचा? इसका कानूनी ढांचा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950, जो रोल्स की तैयारी और रिवीजन से संबंधित है, और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960 से तय होता है। तो विवाद का असली कारण क्या है? SIR का घोषित उद्देश्य तो अच्छा था, मतदाता सूचियों को क्लीन अप करना, डुप्लीकेट वोटर्स को हटाना। फिर गड़बड़ कहाँ हुई? उद्देश्य था डी-डुप्लीकेशन, यानी नई टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर का उपयोग करके डुप्लीकेट वोटर्स की पहचान करना और उन्हें हटाना। लेकिन आरोप यह है कि इसमें एक ओपेक और एडहॉक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया। ओपेक मतलब जिसके बारे में जानकारी पब्लिक नहीं है। जी, और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स EROs द्वारा उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना सुओ मोटो यानी स्वतः संज्ञान लेकर लाखों नाम हटा दिए गए। सुओ मोटो डिलीशन? हाँ, यहाँ सुओ मोटो का मतलब है कि सॉफ्टवेयर ने जिन नामों को फ्लैग किया उन्हें बिना किसी शिकायत या प्रॉपर हियरिंग के डिलीट कर दिया गया। ये तो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। बिल्कुल। यहाँ कुछ की कॉन्सेप्ट्स को समझना जरूरी है। सबसे पहले यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, जो आर्टिकल 326 में है। आर्टिकल 326 कहता है कि 18 वर्ष से अधिक आयु के हर भारतीय नागरिक को जो कुछ ग्राउंड्स पर डिस्क्वालिफाइड नहीं है, वोटर के रूप में रजिस्टर्ड होने का अधिकार है। ये हमारे लोकतंत्र का आधार है। राइट टू वोट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट बट अ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अ लीगल राइट। और मतदाता सूची में नाम होना इस अधिकार को एक्सरसाइज करने की पहली सीढ़ी है। और ये सिस्टम ड्रिवन डिलीशन का कॉन्सेप्ट, ये लीगल प्रोसेस को कैसे अंडरमाइन करता है? यहीं पर इस पूरी प्रक्रिया की लीगल वैलिडिटी पर सवाल उठता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960 का रूल 21A साफ कहता है कि किसी भी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटाने से पहले उसे एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना जरूरी है। मतलब उसे सुनवाई का मौका मिलना चाहिए। जी, उसे नोटिस भी देना चाहिए, उसकी सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन सिस्टम ड्रिवन डिलीशन में आरोप है कि सॉफ्टवेयर द्वारा फ्लैग किए गए नामों को EROs ने बिना प्रॉपर वेरिफिकेशन और हियरिंग के मैकेनिकली डिलीट कर दिया। ये नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत ऑडी अल्टरम पार्टम हियर द अदर साइड का सीधा उल्लंघन है। अब इसका मेंस के लिए विश्लेषण करते हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक आयाम में सबसे बड़ा मुद्दा प्रोसीजरल वायलेशन का ही है। हाँ, ये ERO के स्टैट्यूटरी डिस्क्रिशन यानी कानूनी विवेक को बाईपास करता है।
आरपीए 1950 के तहत वोटर लिस्ट की एक्यूरेसी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी ईआरओ की है, किसी ब्लैक बॉक्स सॉफ्टवेयर की नहीं। मतलब ईआरओ को अपना दिमाग लगाना है, सिर्फ कंप्यूटर के कहने पर काम नहीं करना। बिल्कुल, ईआरओ को हर केस में अपना दिमाग लगाना है, एविडेंस देखना है और फिर फैसला लेना है। जब आप ये काम एक एल्गोरिथम को सौंप देते हैं तो आप कानून की आत्मा का उल्लंघन कर रहे हैं। और इसका असर समाज के कुछ खास वर्गों पर ज्यादा पड़ने का खतरा है। यही इसकी दूसरी और शायद सबसे बड़ी चिंता है, टारगेटिंग वल्नरेबल ग्रुप्स। ये सॉफ्टवेयर उन वोटर्स को फ्लैग कर रहा है जो अनमैप्ड है, यानी जिनका डेटा 2002 के रिकॉर्ड से डिजिटली लिंक नहीं हो पा रहा है। तो इससे क्या होगा? अब इन लोगों से अपने एलिजिबिलिटी साबित करने के लिए कहना असल में गरीबों, दलितों, आदिवासियों, बुजुर्गों और अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स पर एक अनुचित बोझ डालता है। जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो क्या करेगा? बिल्कुल, जो अपना घर बदलता रहता है वो कैसे अपनी एलिजिबिलिटी साबित करेगा? इससे लाखों योग्य नागरिक डिसएनफ्रेंचाइज यानी मताधिकार से वंचित हो सकते हैं। इस मुद्दे में फेडरल टेंशन्स भी दिख रहे हैं। ये मामला विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में ज्यादा क्यों उठ रहा है? हाँ, ये मुद्दा पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में ज्यादा जोर शोर से उठ रहा है। इससे राजनीतिक पक्षपात के आरोप भी लग रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि कहीं ये इलेक्टोरल रोल रिवीजन की आड़ में एक डी फैक्टो सिटीजनशिप स्क्रीनिंग तो नहीं है। मतलब मखम नागरिकों की पहचान करने की एक छिपी हुई प्रक्रिया, जी, जहां खास समुदायों या विपक्षी दलों के सपोर्टर्स को निशाना बनाया जा रहा है। यह आरोप ईसीआई जैसी न्यूट्रल बॉडी की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। इसका एक नैतिक आयाम भी है। टेक्नोलॉजी को गुड गवर्नेंस का टूल माना जाता है, पर यहाँ वो एक्सक्लूजन का टूल बनती दिख रही है। बिल्कुल, सिर्फ सॉफ्टवेयर पर निर्भर रहना और ह्यूमन वेरिफिकेशन को नजरअंदाज करना इंक्लूसिविटी यानी समावेशिता के सिद्धांत का उल्लंघन है। ये टेक्नोक्रेटिक गवर्नेंस के खतरों को दिखाता है, जहां एफिशिएंसी के नाम पर सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को कॉम्प्रोमाइज कर दिया जाता है। तो आगे की राह क्या है? इसका समाधान क्या हो सकता है? ईसीआई को अपनी क्रेडिबिलिटी बहाल करने के लिए क्या करना चाहिए? 3 कदम तुरंत उठाए जाने चाहिए। पहला, ट्रांसपेरेंसी एंड टेक्नोलॉजी ऑडिट। जिस डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ है, ईसीआई को उसके एल्गोरिदम को पब्लिक करना चाहिए और उसका एक स्वतंत्र टेक्निकल ऑडिट कराना चाहिए, ताकि उसका बायस पता चल सके। जी। दूसरा, रिस्टोरिंग ड्यू प्रोसेस। ईसीआई को सभी ईआरओज को सख्त निर्देश देने चाहिए कि रूल 21A का कड़ाई से पालन हो। घर घर जाकर वेरिफिकेशन को मैंडेटरी बनाया जाना चाहिए। और तीसरा, जुडिशियल ओवरसाइट। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में सुओ मोटो संज्ञान लेकर नागरिकों के फंडामेंटल राइट टू वोट की रक्षा के लिए गाइडलाइंस जारी करनी चाहिए। लोकतंत्र में वोटर लिस्ट की पवित्रता नॉन निगोशिएबल है। पॉलिटी सेक्शन में हमारी आखिरी छोटी खबर इंस्टीट्यूशनल रीब्रांडिंग से जुड़ी है। जी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी मोस्पी ने अपने नए मैस्कॉट सांख्यिकी को लॉन्च किया है। ये प्रीलिम्स के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। सांख्यिकी? जी, सांख्यिकी का उद्देश्य ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के मॉडर्नाइजेशन को दर्शाना है। ये एक सिटीजन सेंट्रिक और डेटा ड्रिवन भारत का प्रतीक है और इसके डिजाइन में अशोक चक्र और रुपये का चिन्ह भी शामिल है। ये दिखाता है कि सरकार डेटा को पॉलिसी मेकिंग के केंद्र में रख रही है। जिस तरह ईसीआई की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता का सवाल उठ रहा है, वैसा ही एक सवाल सरकार की भूमिका पर भी उठ रहा है। टेलीकॉम सेक्टर में, जहां सरकार अब रेगुलेटर के साथ साथ एक कंपनी में सबसे बड़ी शेयर होल्डर भी बन गई है। चलिए अब अपने दूसरे सेक्शन इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, और यहाँ आज एक बहुत बड़ी खबर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वोडाफोन आइडिया वीआई को एक और बड़ा राहत पैकेज दिया है। एक और? जी, सरकार ने वीआई के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू एजीआर बकाये को 87,695 करोड़ रुपए पर फ्रीज करने की मंजूरी दे दी है। फ्रीज मतलब अभी नहीं चुकाना है? हाँ, और सिर्फ फ्रीज ही नहीं किया, इस बकाये को चुकाने के लिए 10 साल का लंबा मॉरेटोरियम यानी मोहलत दी गई है, जिसकी शुरुआत FY 2031-32 से होगी। 10 साल? ये तो बहुत बड़ी राहत है। ये फैसला क्यों लिया गया? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इस फैसले का सीधा और साफ मकसद भारतीय टेलीकॉम बाजार को डुओपोली यानी 2 कंपनियों का एकाधिकार बनने से रोकना है। डुओपोली? जी, वीआई पिछले कई सालों से भारी घाटे और कर्ज में डूबी है। अगर सरकार ये राहत न देती तो वीआई का डूबना लगभग तय था, और अगर वीआई डूब जाती तो बाजार में सिर्फ 2 प्राइवेट प्लेयर्स बचते, रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल। तो कंपटीशन खत्म हो जाता। बिल्कुल, और ये उपभोक्ताओं, अर्थव्यवस्था और नेशनल सिक्योरिटी
तीनों के लिए खतरनाक होता। ये AGR विवाद है क्या? ये इतना बड़ा कैसे बन गया कि एक पूरी कंपनी डूबने की कगार पर पहुंच गई? AGR डिस्प्यूट टेलीकॉम सेक्टर का सबसे बड़ा और सबसे लंबा चलने वाला विवाद रहा है। इसकी जड़ें 1999 की न्यू टेलीकॉम पॉलिसी में हैं, जब सरकार ने कंपनियों के लिए फिक्स्ड लाइसेंस फी की जगह रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल अपनाया। अच्छा। तय हुआ कि कंपनी अपनी कमाई का एक हिस्सा, जिसे एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू AGR कहा गया, सरकार के साथ लाइसेंस फी और स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज SUC के तौर पर शेयर करेंगे। तो विवाद कमाई की परिभाषा को लेकर था कि कमाई में क्या क्या गिना जाएगा। बिल्कुल। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस DOT का कहना था कि AGR में कंपनी की सारी कमाई शामिल होनी चाहिए, यानी ग्रॉस रेवेन्यू। सारी कमाई? हाँ, चाहे वो टेलीकॉम सर्विसेज से हो या नॉन टेलीकॉम सोर्सेज, जैसे संपत्ति बेचना, ब्याज से हुई कमाई या स्क्रैप बेचने से। ओह। जबकि टेलीकॉम कंपनियों का तर्क था कि इसमें सिर्फ कोर टेलीकॉम सर्विसेज से हुई कमाई ही शामिल होनी चाहिए। ये मामला सालों तक TDSAT और हाई कोर्ट्स में चलता रहा। और फिर अक्टूबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया। हाँ, अक्टूबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने DOT की परिभाषा को सही ठहराया और कंपनियों को आदेश दिया कि वे पिछले 15 सालों का सारा बकाया ब्याज और जुर्माने के साथ चुकाएं। इस एक फैसले से टेलीकॉम इंडस्ट्री पर लगभग 1.47 लाख करोड़ का बोझ आ गया। और वोडाफोन आइडिया, जो पहले से ही कर्ज में डूबी थी, इस फैसले के बाद दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई। तो सरकार ने पहले मदद कैसे की थी? वो इक्विटी कन्वर्जन वाला मामला क्या था? जी, तो 2021 में सरकार एक रिलीफ पैकेज लाई थी, जिसमें कंपनियों को ये ऑप्शन दिया गया कि वो EGR ड्यूज पर जो ब्याज बन रहा है उसे सरकार के लिए इक्विटी में कन्वर्ट कर सकती हैं। मतलब ब्याज के बदले हिस्सेदारी। जी, VI ने ये ऑप्शन चुना और नतीजतन सरकार VI में 49% हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन गई। आज का फैसला उसी कड़ी में अगला कदम है। अब इसका मेंस के लिहाज से विश्लेषण करते हैं। इस फैसले के पीछे आर्थिक तर्क क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर को बचाने के अलावा? सबसे बड़ा तर्क तो मार्केट स्ट्रक्चर को बचाना ही है। सरकार एक हेल्दी कंपटीशन वाला 3 प्लेयर प्राइवेट मार्केट, जियो, एयरटेल, VI और साथ में एक सरकारी प्लेयर BSNL को बनाए रखना चाहती है। डुओपोली से क्या खतरा है? डुओपोली से कार्टेलाइजेशन का खतरा होता है, यानी कंपनियां मिलकर दाम बढ़ा सकती हैं, जिससे उपभोक्ताओं को नुकसान होगा और इनोवेशन कम हो जाएगा। और फाइनेंशियल कंटेजन का भी खतरा था, जिसका जिक्र इकोनॉमिक सर्वे में भी होता है। बिल्कुल। वोडाफोन पर पब्लिक सेक्टर बैंक्स जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक का हजारों करोड़ का कर्ज है। अगर वोडाफोन दिवालिया होती तो ये सारा कर्ज NPA बन जाता, जिससे बैंकिंग सेक्टर में अस्थिरता आ सकती थी। बिल्कुल। एक बड़ी कंपनी के डूबने का असर पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है, इसे ही फाइनेंशियल कंटेजन कहते हैं। और डिजिटल इंडिया के विजन के लिए भी ये जरूरी था। निश्चित रूप से। आज भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो UPI हो, आधार हो या कोविन, एक स्वस्थ और रोबस्ट टेलीकॉम सेक्टर पर टिका है। वोडाफोन के पास आज भी 20 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। उसे कोलैप्स होने देना नेशनल इंटरेस्ट में नहीं था। लेकिन इस तरह एक प्राइवेट कंपनी को बार बार टैक्स पेयर के पैसे से बचाने की आलोचना भी हो रही होगी। मॉरल हैजर्ड का आर्ग्यूमेंट क्या है? हाँ, इसकी 3 बड़ी आलोचनाएं हैं। पहली और सबसे बड़ी है मॉरल हैजर्ड की। मॉरल हैजर्ड? जी, जब सरकार बार बार एक कंपनी को उसकी अपनी बिजनेस मिस्टेक्स की वजह से डूबने से बचाती है, तो बाजार में ये संकेत जाता है कि कुछ कंपनियां टू बिग टू फेल हैं। अच्छा, कि ये तो डूब ही नहीं सकती। हाँ, इससे दूसरी कंपनियां भी भविष्य में जरूरत से ज्यादा जोखिम लेने के लिए प्रोत्साहित हो सकती हैं, ये सोचकर कि अगर वो फंसेंगी तो सरकार उन्हें भी बचा लेगी। ये मार्केट डिसिप्लिन को कमजोर करता है। दूसरा, सरकार के खजाने पे असर। जी, फिस्कल इम्पैक्ट। AGR ड्यूज सरकार के लिए नॉन टैक्स रेवेन्यू का एक सोर्स है। इस बकाये को 10 साल के लिए फ्रीज करने का मतलब है कि सरकार को शॉर्ट टर्म में ये पैसा नहीं मिलेगा। इससे सरकार के फिस्कल डेफिसिट के टारगेट्स पर असर पड़ सकता है। और तीसरा और सबसे पेचीदा है हितों का टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सरकार इस समय दोहरी भूमिका में है। एक तरफ वो रेगुलेटर है DOT ट्राई के जरिए, और दूसरी तरफ वो V में सबसे बड़ी शेयर होल्डर 49% भी है। तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ। बिल्कुल। एक शेयर होल्डर के तौर पर वो चाहेगी कि VI को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, लेकिन एक रेगुलेटर के तौर पर उसे पूरे सेक्टर के लिए अ लेवल प्लेइंग फील्ड सुनिश्चित करना है, जिसमें जियो और एयरटेल भी हैं। ये एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट है। तो आगे की राह क्या है? क्या VI अब अपने पैरों पर खड़ी हो पाएगी? VI को इस राहत का इस्तेमाल एक लाइफलाइन की तरह करना चाहिए। उसे अब अर्जेंटली कैपिटल रेस करना होगा, अपने 5G नेटवर्क रोल आउट में तेजी से इन्वेस्ट करना होगा। और सरकार को एक क्लियर एग्जिट स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि जब कंपनी स्थिर हो जाए
तो वो अपनी हिस्सेदारी बेचकर प्रोफेशनल मैनेजमेंट को कंट्रोल सौंप देगी। और सबसे जरूरी, एजीआर की परिभाषा को भविष्य के लिए तर्कसंगत बनाना होगा ताकि ऐसे विवाद दोबारा पैदा ही ना हो। इकोनॉमी सेक्शन में हमारी अगली खबर है जीएसटी रेवेन्यू ट्रेंड से। दिसंबर 2025 के आंकड़े आ गए हैं और ये इकोनॉमी की हेल्थ का एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होते हैं। जी, दिसंबर 2025 में ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू लगभग 1.76 लाख करोड़ रुपए रहा। ये पिछले साल के दिसंबर की तुलना में 7.3% ज्यादा है। तो ये अच्छी खबर है। बिल्कुल, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक स्टेडी ग्रोथ को दिखाता है। हालांकि ये नवंबर 2025 के कलेक्शन से थोड़ा कम है, जो 1.8 लाख करोड़ के पार था। इस मामूली कमी का क्या कारण है? क्या ये चिंता की बात है? नहीं, ये चिंता की बात नहीं है। इसके दो मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। पहला, त्योहारी सीजन के बाद की मंदी, जिसे पोस्ट फेस्टिव सीजन स्लम कहते हैं। अच्छा, दिवाली और क्रिसमस के बाद? जी। और दूसरा कारण है हाल ही में हुई जीएसटी रेट्स रैशनलाइजेशन, जिसमें जीएसटी काउंसिल ने कुछ वस्तुओं पर टैक्स रेट कम किया है। खासकर 12% स्लैब को हटाकर आइटम्स को 5% या 18% में मर्ज किया है। इस डेटा में एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, रिफंड्स को लेकर, जो 31% बढ़ गए हैं। हाँ, ये बहुत ही सकारात्मक संकेत है। दिसंबर में जारी किए गए रिफंड्स 31% बढ़कर 22,490 करोड़ रुपए हो गए। रिफंड्स में इतनी तेजी का क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि जीएसटी कानून के तहत एक्सपोर्ट्स को जीरो रेटेड सप्लाई माना जाता है और एक्सपोर्टर्स को उनके इनपुट टैक्स का रिफंड तेजी से मिलता है। ये दिखाता है कि गवर्नमेंट का ऑटोमेटेड रिफंड मैकेनिज्म अच्छे से काम कर रहा है। तो इस ट्रेंड का ओवरऑल एनालिसिस क्या कहता है? जीएसटी सिस्टम अब स्टेबलाइज हो गया है? बिल्कुल। लगातार 10 महीनों से कलेक्शन का 1.7 लाख करोड़ से ऊपर रहना यह दिखाता है कि जीएसटी का बेस अब मजबूत हो गया है और फॉर्मलाइजेशन बढ़ रहा है। मैंडेटरी ई इनवॉइसिंग का दायरा बढ़ाने से भी टैक्स लीकेजेस कम हुई हैं। और भविष्य में कोई बड़ा बदलाव? हाँ, 1 फरवरी 2026 से एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस जो राज्यों को दिया जाता था, उसकी जगह अब हेल्थ एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस लगेगा, जो सिन गुड्स जैसे पान मसाला, तंबाकू और कुछ लग्जरी आइटम्स पर लगाया जाएगा। चलिए अब हम इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ हमारा फोकस भारत के सबसे महत्वपूर्ण पड़ोसी बांग्लादेश पर है। जी, बांग्लादेश इस समय एक बड़े राजनीतिक उथल-पुथल और संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की 30 दिसंबर 2025 को मृत्यु हो गई है। और शेख हसीना? वहीं उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंदी और बांग्लादेश की सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहीं शेख हसीना 2024 में सत्ता से हटने के बाद से भारत में एग्जाइल में है। द हिंदू का एडिटोरियल कहता है कि बांग्लादेश की राजनीति का बैटल ऑफ द बेगम्स, जो पिछले 30 सालों से चल रहा था, अब समाप्त हो गया है। तो अब वहां की राजनीतिक स्थिति क्या है? हसीना और जिया के बाद लीडरशिप वैक्यूम को कौन भर रहा है? स्थिति बहुत जटिल और भारत के लिए चिंताजनक है। खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान, जो लंदन में एग्जाइल में थे, वो वापस आ गए हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि कट्टरपंथी इस्लामिस्ट पार्टी जमात इस्लामी, वो अब एक किंग मेकर के रूप में उभर रही है। जमात इस्लामी? जी। देश में 12 फरवरी 2026 को चुनाव होने हैं और उससे पहले का माहौल बहुत अस्थिर और पोलराइज्ड है। भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? ये हमारे जीएस पेपर 2 के लिए बहुत रेलेवेंट है, खासकर इंडिया एंड इट्स नेबरहुड। भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक डिलेमा यानी सामरिक दुविधा है। 1991 से बांग्लादेश की राजनीति में दो ध्रुव रहे हैं। शेख हसीना की अवामी लीग, जो सेक्युलरिज्म और प्रो इंडिया स्टैंड्स के लिए जानी जाती है, और खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी, जो सेंटर राइट और इस्लामिस्ट के साथ गठबंधन में रही है। और अब अवामी लीग प्रतिबंधित है। जी। 2024 में हुए जन आंदोलन के बाद हसीना को हटना पड़ा और अभी नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार है, जिसने अवामी लीग को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया है। इसका मतलब है कि पॉलिटिकल वैक्यूम पैदा हो गया है, जिसे कट्टरपंथी ताकतें भरने की कोशिश कर रही हैं। बिल्कुल। और इस पॉलिटिकल वैक्यूम को सिर्फ बीएनपी नहीं, बल्कि जमात इस्लामी जैसी कट्टरपंथी ताकतें भर रही हैं। इससे बांग्लादेश के सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन को सीधा खतरा है। और भारत की सिक्योरिटी कंसर्न्स? भारत की सबसे बड़ी चिंता सुरक्षा को लेकर है। शेख हसीना के कार्यकाल में बांग्लादेश ने भारत विरोधी विद्रोही गुटों जैसे यूएलएफए और अन्य नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई थी। लेकिन ढाका में एक कट्टरपंथी या भारत विरोधी सरकार इन गुटों के लिए फिर से एक सुरक्षित पनाहगाह बन सकती है। और भारत के कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स का क्या होगा,
जो नॉर्थ ईस्ट को रेस्ट ऑफ इंडिया से जोड़ने के लिए इतने जरूरी हैं? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। भारत के कई स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स जैसे चिकन्स नेक कॉरिडोर पर दबाव कम करने के लिए मोंगला और चित्तगोंग बंदरगाहों का इस्तेमाल, ये सब एक सहयोगी सरकार पर निर्भर हैं। तो भारत की पॉलिसी क्या होनी चाहिए? भारत ने ऐतिहासिक रूप से अपनी पूरी डिप्लोमेटिक एनर्जी अवामी लीग पर लगाई है। अब हसीना के जाने और AL के बैन होने के बाद नई दिल्ली को अपनी पॉलिसी को पिवोट करना होगा और BNP के साथ भी संबंध बनाने होंगे। तो भारत को अब क्या करना चाहिए? हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की यहाँ असली परीक्षा है। भारत को अब बहुत संभल कर चलना होगा। उसे अपनी इंगेजमेंट पॉलिसी को डाइवर्सिफाई करना होगा। अब पार्टी टू पार्टी रिश्ते से आगे बढ़कर पीपल टू पीपल और स्टेट टू स्टेट इंगेजमेंट पर जोर देना होगा। और बॉर्डर सिक्योरिटी? बिल्कुल, अपनी 4096 किलोमीटर लंबी पोरस बॉर्डर पर सुरक्षा और निगरानी बढ़ानी होगी, ताकि किसी भी अस्थिरता की स्थिति में शरणार्थी संकट पैदा ना हो। इंटरनेशनल रिलेशंस में एक और छोटी खबर है, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। जी, भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में चीन या अमेरिका जैसी किसी तीसरी पार्टी की मध्यस्थता यानी थर्ड पार्टी मीडिएशन की खबरों का सख्ती से खंडन किया है। तो ये भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को दिखाता है। बिल्कुल। इस ऑपरेशन का कॉन्टेक्स्ट तो सोर्सेज में नहीं दिया गया है, लेकिन ये घटना भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को दर्शाती है। भारत का कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है कि वो अपने द्विपक्षीय मामलों में किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेगा। अब आते हैं हमारे सबसे एक्साइटिंग सेक्शन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर। और यहाँ भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़ी एक शानदार खबर है जो हर भारतीय को गर्व से भर देगी। जी हाँ, ISRO के चेयरमैन S सोमनाथ ने एक ऑपेड में भारत के स्पेस विजन 2047 का पूरा खाका पेश किया है, जब भारत अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा। विजन 2047। जी, इसमें 2 बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं। 2035 यानी 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी भारत का अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करना। वाओ, अपना स्पेस स्टेशन। और 2040 यानी 2040 तक चांद पर भारतीय एस्ट्रोनॉट भेजना। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS, ये सुनने में ही कितना बड़ा लगता है। अभी तो सिर्फ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और चीन का टियांगोंग है। भारत का अपना स्टेशन होने के स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? इसके स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस बहुत गहरे हैं। BAS भारत का अपना मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन होगा। मॉड्यूलर का मतलब है कि इसे एक बार में नहीं बल्कि अलग अलग पार्ट्स या मॉड्यूल्स में लॉन्च किया जाएगा और फिर अंतरिक्ष में लो अर्थ ऑर्बिट में जोड़ा जाएगा। पहला मॉड्यूल कब तक? इसका पहला मॉड्यूल 2028 तक लॉन्च होने की उम्मीद है। और इसका फायदा? अभी दुनिया में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो 2030 में डीकमीशन हो रहा है, और चीन का थियांगोंग स्पेस स्टेशन है। अपना स्टेशन होने से भारत माइक्रोग्रेविटी में रिसर्च, मटेरियल साइंस और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। ये हमें स्पेस फेयरिंग नेशंस की एलीट लीग में मजबूती से स्थापित कर देगा। और स्पेस स्टेशन बनाने के लिए एक क्रिटिकल टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, डॉकिंग की, यानी 2 स्पेसक्राफ्ट्स को अंतरिक्ष में जोड़ने की। क्या भारत ने वो क्षमता हासिल कर ली है? बिल्कुल, और ISRO ने ये क्षमता भी स्वदेशी रूप से हासिल कर ली है। इसके लिए स्पेडेक्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट सफलतापूर्वक किया जा चुका है। स्पेडेक्स? जी, स्पेडेक्स में 2 स्मॉल स्पेसक्राफ्ट्स को ऑर्बिट में लॉन्च करके उन्हें आपस में जोड़ने और फिर अलग करने का प्रदर्शन किया जाता है। ये टेक्नोलॉजी स्पेस स्टेशन बनाने के लिए बेहद जरूरी है। इस विजन का आर्थिक आयाम क्या है? क्या ये सिर्फ नेशनल प्राइड के लिए है या इसके कॉन्क्रीट इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हैं? इसका इकोनॉमिक डायमेंशन बहुत बड़ा है। इस विजन का लक्ष्य ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में भारत की हिस्सेदारी को मौजूदा 2% से बढ़ाकर 2030 तक 10% करना है। 2 से 10%? जी, और ये सिर्फ ISRO के दम पर नहीं होगा। इसमें प्राइवेट सेक्टर यानी स्टार्टअप्स जैसे स्काईरूट, अग्निकुल, पिक्सल की बहुत बड़ी भूमिका होगी। सरकार की स्पेस पॉलिसी 2023 का यही मकसद है कि ISRO अब डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन और R&D पर फोकस करें और रूटीन वर्क जैसे सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग और लॉन्च सर्विसेज का काम प्राइवेट कंपनियां करें। इसके लिए इन स्पेस बनाया गया है ना? बिल्कुल, IN-SPACE नाम का रेगुलेटर भी बनाया गया है जो प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट और रेगुलेट करेगा। साइंस एंड टेक में हमारी दूसरी खबर भारत के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम में एक संभावित ब्रेक थ्रू से जुड़ी है,
और ये उस थोरियम से संबंधित है जिसे भारत का न्यूक्लियर फ्यूचर कहा जाता है। जी हाँ, सरकारी कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड, जो भारत की सबसे बड़ी पावर जनरेशन कंपनी है, उसने अमेरिका की एक फर्म क्लीन कोर थोरियम एनर्जी (CCTE) के साथ एक ऐतिहासिक साझेदारी की है। और ये साझेदारी किस लिए है? ये साझेदारी ANEL फ्यूल के उपयोग के लिए है। ANEL का फुल फॉर्म है एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर एनरिच्ड लाइफ। ये ANEL फ्यूल खास क्यों है? ये थोरियम का इस्तेमाल कैसे करता है? ये इसलिए खास है क्योंकि ये थोरियम और हाई एसे लो एनरिच्ड यूरेनियम (ALEU) का एक पेटेंटेड मिश्रण है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस फ्यूल को भारत के मौजूदा प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स (PHWRs) में बिना किसी बड़े मॉडिफिकेशन के सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब एग्जिस्टिंग रिएक्टर्स में? जी, ये एक गेम चेंजर है। ये भारत के लिए इतना बड़ा ब्रेक थ्रू क्यों है? इसे समझने के लिए शायद हमें होमी भाभा के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम को रिविजिट करना पड़ेगा। बिल्कुल, यहीं पर इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट छिपा है। इंडियाज़ न्यूक्लियर पैराडॉक्स ये है कि हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है, लगभग 25%, जो केरला और ओडिशा के मोनाजाइट सैंड्स में मिलता है। लेकिन यूरेनियम कम है? जी, हमारे पास नेचुरल यूरेनियम बहुत कम है, जिसे हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखकर डॉक्टर होमी भाभा ने भारत का यूनिक 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया था। वो 3 स्टेजेस क्या थे? एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। जरूर। स्टेज 1, हमारे PHWRs में नेचुरल यूरेनियम का इस्तेमाल करके बिजली बनाना। इस प्रोसेस में बाई प्रोडक्ट के तौर पर प्लूटोनियम 239 भी बनता है। भारत अभी इसी स्टेज में है। स्टेज 2, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स (FBRs) में स्टेज 1 से मिले प्लूटोनियम और नेचुरल यूरेनियम का इस्तेमाल करके और बिजली बनाना। इसमें थोरियम को यूरेनियम 233 में बदला जा सकता है। और स्टेज 3, एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स (AHWRs) में थोरियम और स्टेज 2 से मिले यूरेनियम 233 का इस्तेमाल करके बिजली बनाना। ये हमें एनर्जी इंडिपेंडेंट बना देगा। लेकिन इस प्लान में एक बॉटलनेक, एक रुकावट रही है। हम दशकों से स्टेज 1 में ही हैं। हाँ, स्टेज 2 और 3 में हमारी प्रगति बहुत धीमी रही है, क्योंकि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स (FBRs) की टेक्नोलॉजी बहुत कॉम्प्लेक्स और महंगी है। तो ANEL फ्यूल कैसे मदद करेगा? ANEL फ्यूल यहाँ एक शॉर्टकट या बाईपास रूट की तरह काम कर सकता है, क्योंकि इसे सीधे स्टेज 1 के PHWR रिएक्टर्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये FBR स्टेज की देरी को बाईपास कर सकता है। ये हमें अपने विशाल थोरियम भंडार का इस्तेमाल दशकों पहले करने का मौका दे सकता है। इसके और क्या फायदे हैं सेफ्टी और वेस्ट मैनेजमेंट के लिहाज से? इसके कई फायदे हैं। ये हमारी इंपोर्टेड यूरेनियम पर निर्भरता कम करके एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ाएगा। CENEL का दावा है कि ये फ्यूल कन्वेंशनल यूरेनियम फ्यूल की तुलना में न्यूक्लियर वेस्ट को 85% तक कम करता है। और प्रोलिफरेशन? ये फ्यूल प्रोलिफरेशन रेजिस्टेंट भी है, यानी इसे परमाणु हथियार बनाना बहुत मुश्किल है, जो भारत की रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर की इमेज को मजबूत करता है। कुल मिलाकर ये भारत के नेट ज़ीरो 2070 लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत बड़ी मदद कर सकता है। अब चलते हैं सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर सेक्शन पर। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण मानवीय हस्तक्षेप की खबर है। जी, ये खबर उन मिलिट्री कैडेट से जुड़ी है जो देश सेवा का सपना लेकर मिलिट्री एकेडमीज ज्वाइन करते हैं, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान किसी दुर्घटना में विकलांग हो जाते हैं। तो उनके लिए क्या किया गया है? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ऐसे ऑफिसर कैडेट्स के रिहैबिलिटेशन यानी पुनर्वास के लिए एक कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी बनाने के लिए 6 सप्ताह का और समय दिया है। लेकिन इस बीच एक बड़ी अंतरिम राहत के तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इन कैडेट्स को एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम (ECHS) का लाभ दे दिया है। ये मामला क्या है और इसमें कानूनी अड़चन क्या थी? ये कैडेट्स ECHS के दायरे में क्यों नहीं आते थे? अड़चन एक टेक्निकलिटी थी। NDA या IMA जैसी एकेडमीज में ट्रेनिंग के दौरान अगर कोई कैडेट गंभीर रूप से घायल होकर विकलांग हो जाता था तो उसे बोर्डेड आउट कर दिया जाता था। तो चूंकि वो कभी कमीशन्ड ऑफिसर नहीं बना, उसे कानूनी तौर पर एक्स सर्विसमैन का दर्जा नहीं मिलता था। इस वजह से उसे ECHS की मेडिकल फैसिलिटीज या डिसेबिलिटी पेंशन जैसे कोई लाभ नहीं मिलते थे। ये तो बहुत अनफेयर है। बिल्कुल, वो पूरी जिंदगी के लिए विकलांग हो जाता था, लेकिन उसे कोई इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं मिलता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप कैसे किया? सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2025 में इस मुद्दे पर सुओ मोटो संज्ञान लिया, यानी बिना किसी की याचिका के खुद से इस मामले को उठाया। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्र की सेवा करने की तैयारी में विकलांग युवाओं को राज्य ऐसे नहीं छोड़ सकता। तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म का उदाहरण है। बिल्कुल। मेंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो इन लाभों से वंचित करना आर्टिकल 14 समानता का अधिकार और आर्टिकल 21 गरिमामय जीवन का अधिकार का उल्लंघन था। ये जुडिशियल एक्टिविज्म का एक बेहतरीन उदाहरण है।
जहां न्यायपालिका ने एग्जीक्यूटिव की एक पॉलिसी गैप को ठीक किया है। हमारा अगला सेक्शन है इंटरनल सिक्योरिटी, और यहाँ महाराष्ट्र पुलिस में एक महत्वपूर्ण नियुक्ति हुई है। जी, 26/11 मुंबई हमलों के नायक आईपीएस अधिकारी सदानंद वसंत दाते को महाराष्ट्र का नया डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नियुक्त किया गया है। 2611 के हीरो। जी, 26/11 हमलों के दौरान उन्होंने कामा हॉस्पिटल में आतंकवादियों से लड़ते हुए अदम्य साहस दिखाया था। उनकी नियुक्ति ये दर्शाती है कि राज्य की प्राथमिकता आंतरिक सुरक्षा, खासकर काउंटर टेररिज्म है। तो उनके कार्यकाल में क्या उम्मीदें हैं? उनके कार्यकाल में पुलिस के आधुनिकीकरण और महाराष्ट्र की 720 किलोमीटर लंबी तटीय सुरक्षा को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है। जीएस पेपर 4 एथिक्स में भी ये पब्लिक सर्विस वैल्यूज जैसे करेज, डेडिकेशन और ड्यूटी बियॉन्ड सेल्फ का एक अच्छा केस स्टडी है। चलिए, इतनी विस्तृत चर्चा के बाद अब आते हैं हमारे रैपिड फायर राउंड प्रीलिम्स फैक्ट्स पर। मैं एक एक करके फैक्ट बोलूंगी और आप उसका कंटेक्स्ट समझाइए। पहला फैक्ट, सांख्यिकी। सांख्यिकी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मॉस्पी का नया मैस्कट है, जो डेटा ड्रिवन गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। दूसरा, ANEL। यह थोरियम और HALU पर आधारित एक एडवांस्ड न्यूक्लियर फ्यूल है, जिसे NTPC भारत के PHWRs में इस्तेमाल करने के लिए एक्सप्लोर कर रहा है। तीसरा, HALU, हाई एसे लो एनरिच्ड यूरेनियम, यानी ऐसा यूरेनियम जिसे 5 से 20% तक एनरिच किया गया हो। कन्वेंशनल फ्यूल में ये 5% से कम होता है। चौथा, गिग वर्कर। इसकी परिभाषा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 में दी गई है। ये ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप से बाहर काम करने वाले वर्कर्स हैं। पांचवा, ECHS, एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अब ये ट्रेनिंग के दौरान डिसेबल्ड हुए मिलिट्री कैडेट्स पर भी लागू है। छठा, आर्टिकल 324। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चुनावों के सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल की शक्ति देता है। सातवां, आर्टिकल 326 यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान करता है। आठवां, मोनाजाइट सैंड्स। ये थोरियम का मुख्य स्रोत है, जो भारत में केरल और ओडिशा के तटीय इलाकों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नौवां, ऑपरेशन सिंदूर। इस संदर्भ में भारत ने थर्ड पार्टी मीडिएशन से इनकार किया, जो उसकी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी और द्विपक्षीय मामलों को खुद सुलझाने की नीति को दिखाता है। और 10वां, हेल्थ एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस। ये 1 फरवरी 2026 से जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस की जगह लेगा और सिन गुड्स जैसे पान मसाला और तंबाकू पर लगाया जाएगा। बहुत बढ़िया। अब मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन का समय है। आज हमारे पास 2 सवाल हैं। पहला सवाल जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से है। 4 लेबर कोड्स के ड्राफ्ट रूल्स का प्री पब्लिकेशन भारत के औद्योगिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन कोड्स के आर्थिक और सामाजिक प्रभावों का विश्लेषण करें, विशेष रूप से गिग इकोनॉमी और महिला कार्यबल की भागीदारी के संदर्भ में। 250 शब्द। इसका आंसर कैसे फ्रेम करना चाहिए? इसका स्ट्रक्चर बहुत क्लियर होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे कि 29 पुराने कानूनों को रिप्लेस करने वाले 4 लेबर कोड्स के ड्राफ्ट रूल्स नोटिफाई हुए हैं, जिनका लक्ष्य लेबर मार्केट को मॉडर्नाइज करना है। और बॉडी में? बॉडी को 2 हिस्सों में बांटे। पहले आर्थिक प्रभाव, जिसमें आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, 50% वेज रूल और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पर लिखेंगे। दूसरे हिस्से में सामाजिक प्रभाव, जिसमें आप स्पेसिफिकली गिग वर्कर्स को मिली कानूनी मान्यता और सोशल सिक्योरिटी फंड का जिक्र करेंगे, और साथ ही महिलाओं के नाइट शिफ्ट्स में काम करने की अनुमति से उनके LFPR पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव का विश्लेषण करेंगे। चैलेंजेस और कंक्लूजन। चैलेंजेस में आप हायर एंड फायर पॉलिसी से जॉब इनसिक्योरिटी की चिंता और सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की चुनौती का उल्लेख कर सकते हैं। कंक्लूजन में आप इसे एक बैलेंस रिफॉर्म बताते हुए कहेंगे कि इसके सफल कार्यान्वयन के लिए ट्राइपार्टाइट कंसेंसस, सरकार, उद्योग, श्रमिक जरूरी है। बेहतरीन। दूसरा सवाल जीएस पेपर 2 पॉलिटी से है। चुनावी प्रबंधन में प्रौद्योगिकी को मानवीय विवेक का सहायक होना चाहिए, न कि ड्यू प्रोसेस का विकल्प। इलेक्टोरल रोल्स के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR से जुड़े हालिया विवाद का समालोचनात्मक मूल्यांकन करें। 200 शब्द। इसका अप्रोच क्या होना चाहिए? इसका इंट्रोडक्शन आप इस कोड को समझाते हुए और हालिया विवाद के कॉन्टेक्स्ट से कर सकते हैं।
जिसमें सॉफ्टवेयर ड्रिवन डिलीशन से 6.5 करोड़ नाम हटाए गए। और बॉडी में बैलेंस कैसे बनाना है? बॉडी में एक तरफ आप टेक्नोलॉजी के फायदे बताएंगे कि डी-डुप्लीकेशन से रोल्स को क्लीन बनाने में मदद मिलती है। दूसरी तरफ आप इसकी आलोचना करेंगे कि कैसे ओपेक एल्गोरिदम्स और सुओमोटो सिस्टम ड्रिवन डिलीशंस ने ड्यू प्रोसेस रूल 21A का उल्लंघन किया है। आपको यह भी बताना होगा कि इससे वल्नरेबल ग्रुप्स के एक्सक्लूजन का खतरा कैसे पैदा हुआ। और कंक्लूजन में आप यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आर्टिकल 326 की पवित्रता पर जोर देते हुए कहेंगे कि ECI को टेक्नोलॉजी में ट्रांसपेरेंसी, एल्गोरिथमिक ऑडिट और ह्यूमन इंटरफेस मैंडेटरी फिजिकल वेरिफिकेशन को बहाल करके संतुलन बनाना चाहिए। चलिए, अब आज के क्विज का समय है। मैं सवाल पूछूंगी। पहला सवाल, ANEL फ्यूल जो हाल ही में खबरों में था, किससे संबंधित है? A, रॉकेट के लिए ग्रीन हाइड्रोजन प्रोपल्शन, B, PHWRS के लिए थोरियम आधारित परमाणु ईंधन, C, विमानन के लिए एक नया उच्च दक्षता वाला जैव ईंधन, D, एक लिथियम आयन बैटरी विकल्प। इसका सही उत्तर है B, PHWRS के लिए थोरियम आधारित परमाणु ईंधन। ANEL थोरियम और HLEU का मिश्रण है जिसे मौजूदा प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स में इस्तेमाल के लिए विकसित किया जा रहा है। दूसरा सवाल, सांख्यिकी मैस्कॉट हाल ही में किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? A, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, B, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, C, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI, D, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सही उत्तर है C, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। MOSPI ने अपनी पहचान को मॉडर्नाइज करने और ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स को लोकप्रिय बनाने के लिए इसे लॉन्च किया है। तीसरा सवाल, लेबर कोड्स के ड्राफ्ट रूल्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. वे सभी राज्यों के लिए एक सार्वभौमिक फ्लो वेज अनिवार्य करते हैं जिससे कम न्यूनतम मजदूरी राज्य तय नहीं कर सकते। 2. वे सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं को रात की पाली में काम करने से पूरी तरह रोकते हैं। 3. वे एग्रीगेटर्स द्वारा वित्त पोषित गिग वर्कर्स के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कोष का प्रावधान करते हैं। इनमें से कौन सा से कथन सही है? इसका सही उत्तर है B, केवल 1 और 3। स्टेटमेंट 1 सही है, कोड ऑन वेजेस। स्टेटमेंट 2 गलत है क्योंकि ये कोड्स सहमति और सुरक्षा उपायों के साथ नाइट शिफ्ट्स की अनुमति देते हैं, रोकते नहीं। स्टेटमेंट 3 सही है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। चौथा सवाल, हेल्थ एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस जो 1 फरवरी 2026 से प्रभावी होने वाला है, किस पर लगाया जाएगा? A, इलेक्ट्रिक वाहन, B, लग्जरी कारें, C, पान मसाला और तंबाकू उत्पाद, D, कोयला और लिग्नाइट। सही उत्तर है C, पान मसाला और तंबाकू उत्पाद। ये उपकर सिन गुड्स जैसे पान मसाला और तंबाकू पर GST कॉम्पेंसेशन सेस की जगह लेगा। और आज का आखिरी सवाल, इलेक्टोरल रोल्स के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के संदर्भ में कौन सा अधिनियम मतदाता सूचियों की तैयारी और रिवीजन को मुख्य रूप से नियंत्रित करता है? A, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, B, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950, C, डिलिमिटेशन एक्ट 2002, D, प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक्ट 1952। सही उत्तर है B, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950। एस्पिरेंट्स को ये याद रखना चाहिए कि RPA 1950 रूल्स की तैयारी, क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स आदि से डील करता है, जबकि RPA 1951 चुनावों के एक्चुअल कंडक्ट, करप्ट प्रैक्टिसेस एटसेट्रा से डील करता है। तो ये थी आज की हमारी विस्तृत चर्चा। चलिए आज के की टेकअवेज को जल्दी से रीकैप कर लेते हैं। पॉलिटी में लेबल कोड्स एक ऐतिहासिक रिफॉर्म है, लेकिन ECI की वोटर डिलीशन प्रक्रिया ने उसकी निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इकोनॉमी में सरकार ने VI को बचाकर टेलीकॉम सेक्टर में कंपटीशन बनाए रखने का संकेत दिया है और GST कलेक्शन स्थिर बना हुआ है। और आगे साइंस एंड टेक में भारत ने स्पेस स्टेशन और थोरियम एनर्जी के साथ बड़ी छलांग लगाने की तैयारी की है। इंटरनेशनल रिलेशंस में बांग्लादेश का राजनीतिक भविष्य भारत की रीजनल सिक्योरिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। और सोशल जस्टिस में न्यायपालिका ने डिसेबल कैडेट्स के अधिकारों की रक्षा करके एक मिसाल कायम की है। बिल्कुल। और जाते जाते बस इतना ही कहना है, आज एक प्रोवोकेटिव थॉट के साथ खत्म करते हैं। लेबर कोड्स फ्लेक्सिबिलिटी और सोशल सिक्योरिटी के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं, पर क्या ये संभव है कि एक ऐसा सिस्टम बने जो दोनों को मैक्सिमाइज करे?
या क्या ये हमेशा एक ट्रेड ऑफ ही रहेगा जहां एक को पाने के लिए दूसरे को खोना ही पड़ेगा? इस पर सोचेगा जरूर। आज की मेहनत कल की कहानी बदल देगी। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करो और सब्सक्राइब करो सुन लो यूपीएससी को। 299 रुपए मेंबरशिप ज्वाइन करके एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस लो। धन्यवाद।